दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक रियल इंसिडेंट बेस्ड हॉरर स्टोरी है जिसका नाम है पेंगुइन एंड विंगेट टू मिस के। इस मूवी की शुरुआत में हमें 1998 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसका नाम था सासमाया अपार्टमेंट। अब इस बिल्डिंग के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था तीका, जो कि ग्रोसरीज लेकर अपने अपार्टमेंट के अंदर आती है और वो देखती है कि उसकी सीलिंग जो है वो लीक कर रही थी और ये बात वो सीधे जाकर वहाँ के मैनेजर से बताती है और वहाँ के मैनेजर का नाम वुलन होता है। और जब वुलन उसकी बात को सुनती है तो वो कहती है कि वो उसे ठीक करा देगी। अब यहाँ पर तीका कहती है कि उसके जस्ट ऊपर के फ्लोर से पानी लीक हो रहा होगा, इसीलिए उसके फ्लोर पे पानी आ रहा है। अब उसकी फ्लोर का नंबर था 510 और उसके ठीक ऊपर फ्लोर था 610। अब ये बात सुनकर जो वुलन होती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है और वो उसे कहती है कि वो अगले दिन टेक्नीशियन को बुलाकर इसे ठीक करवा देगी। अब जो तीका होती है वो इससे सेटिस्फाई नहीं होती है और वो वहाँ पर खुद जाने का सोचने लगती है। अब वो लिफ्ट के अंदर जाती है और 6th फ्लोर को क्लिक करने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि 6th फ्लोर का जो बटन था वो सील था। अब वो सीधे इमरजेंसी सीढ़ियों की तरफ जाती है ताकि वो इस फ्लोर पे जा सके और जब वो ऊपर जाती है तो देखते हैं कि वहाँ का भी जो रास्ता था यानी एंट्रेंस थी वो बंद कर दी गई थी। अब इससे उसे ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ऊपर चीज़ें उसके साथ कितनी खतरनाक होने वाली है, लेकिन वो मानती नहीं है और इसके बाद वो अपने टूल्स को लेकर ऊपर जाती है, वहाँ का लॉक तोड़ती है और अंदर चली जाती है। अब उसने ये सोच लिया था कि वो आज ये चीज़ ठीक करके ही रहेगी। अब हम देखते हैं कि वो 6ठे फ्लोर पे आ जाती है जो कि पूरी तरीके से खाली था। अब तीका आगे बढ़ती है और रूम नंबर 610 में जाने लगती है क्योंकि ये वही अपार्टमेंट है जिसके अंदर उसे जाना है और प्रॉब्लम को चेक करना है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, पानी कहाँ से लीक हो रहा है। अब जब वो उस घर के अंदर जाती है तो उसे बाथरूम में से किसी की आवाज़ आती है, उस आवाज़ से वो बात भी करने लगती है और असल में वहाँ पर एक लेडी थी और जिसका नाम था मिस के और उसके साथ एक उसकी बेटी भी होती है जिसे वो नहला रही होती है। अब वो तीका को अंदर बुलाती है। अब तीका ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो उन दोनों माँ बेटी को देखती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि ऐसी खाली जगह पर एक लेडी अपने बच्चे को कैसे नहला सकती थी और यहाँ पे लोगों का बताना था कि ऊपर बिल्डिंग पर कोई भी नहीं रहता, तो यहाँ पे ये दोनों कैसे रह रही हैं। अब यहाँ पे जो लेडी होती है वो उससे कहती है 4 डेज सनसेट यानी कि 4 शामें, जिसके बाद हमें 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम तीका ये सारी बातें अपनी बहन यूनी को बताती है। असल में जो 6ठे फ्लोर पे जब वो गई थी उसके बाद से उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थी। उसको ऐसा लगता था कि जैसे हमेशा उसके साथ कोई चल रहा हो और जब वो स्विमिंग पूल के अंदर जाती है उसे ऐसा लगता कि उसे कोई खींच रहा हो। अब ये सारी बात सुनकर जो यूनी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और अपने बहन को लेकर एक अच्छे डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है और डॉक्टर भी उसे यही बताता है कि वो इस समय थोड़ी परेशान है और इसीलिए वो ये सब हेजिटेट कर रही है। अब यहाँ पर यूनी जो होती है वो तीका को पिल्स लेने के लिए कहती है और नहा धोकर डिनर करने के लिए बुलाती है। खैर अब तीका बाथरूम में नहाने के लिए जाती है जहाँ पर आज चौथी शाम होने वाली थी, यानी कि यहाँ के शाम के 6 बज रहे थे। अब तीका जो होती है वो डरते हुए ब्रश करने लगती है कि तभी बाथरूम के अंदर से वो जो स्पिरिट होती है यानी कि जो वो दोनों माँ बेटी होती है वो वहीं से निकलती है, लेकिन जब तीका मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। अब उसे जो स्पिरिट होती है उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है जिसको देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। अब जो यूनी होती है वो अपनी बहन की आवाज को सुनकर बाथरूम में आ जाती है जहां पर उसे तीका की कटी फटी लाश दिखाई देती है। अब ये देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है और ये बस इस मूवी का इंट्रो था। अब हमें आगे की कहानी दिखाई जाती है जहां पर सीन शिफ्ट होकर जकार्ता दिसंबर 1998 पर शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम एक एल्मा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट चलाती थी और वो अपनी छोटी बहन मिया की पढ़ाई के लिए उसे सपोर्ट करने के साथ ही साथ अपनी माँ की तबीयत भी की देखरेख करती थी। लेकिन आजकल जो रेस्टोरेंट था वो काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा होता है। अब इसी बीच जो रेस्टोरेंट का वर्कर आता है वो उससे कहता है कि एल्मा ने अभी तक उसकी सैलरी नहीं दी,
यानी कि हालत उसकी इतनी खराब चल रही है कि वो अपने वर्कर्स को सैलरी भी नहीं दे पा रही है। अब इसी बीच एल्मा के पास एक कॉल आता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं है। अब ये सुनकर वो सीधे हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर उसकी बहन पहले से ही मौजूद थी और यहाँ पर उसकी बहन का नाम मिया है। अब यहाँ पर मिया और एल्मा अपनी माँ की फ्यूनरल में शामिल होते हैं जहाँ पर हम रायन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि असल में एल्मा से प्यार करता है। वो बहुत ही जल्द उससे शादी करने वाला था और फ्यूनरल के बाद रायन एल्मा से बात करता है और वो उसको सुरबाया शिफ्ट होने के लिए कहने लगता है क्योंकि उसका भी वहीं पर ट्रांसफर हुआ था और वह 3 महीने से वहीं पर था। दरअसल जो रायन है वो एक डिटेक्टिव है और यहाँ पर एल्मा ये कहने लगती है कि अगर वह चली जाएगी तो रेस्टोरेंट को क्या होगा, जिस पर रायन उसे कहता है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो रेस्टोरेंट ठीक से चल भी नहीं रहा है और अभी जब वह सुरबाया के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे तो उसको वहाँ पर कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल सकती है और एल्मा की जरूरत रेस्टोरेंट से ज्यादा उसकी बहन मिया को है, तो वहाँ पर रहकर मिया को भी वो सपोर्ट कर पाएगी। अब उसकी बात सुनकर वो मान जाती है। खैर अब सीन सीधा सुरबाया की तरफ जाता है जहां पर हम रायन को देख पाते हैं जो वो तीका वाले केस पर ही काम कर रहा था, जहां पर एल्मा उसको बताने लगती है कि उसे सस्माया अपार्टमेंट में काम मिला है और यह वही शुरुआत वाला अपार्टमेंट था जिसका हमने शुरुआत में इंट्रो देखा था जहां पर जो तीका नाम की लेडी थी वो अजीब ढंग से मर गई थी। अब यहाँ पे रायन भी वहीं पर काम कर रहा था उसी केस के बारे में, तो ये लोग उसी अपार्टमेंट के अंदर रुक जाते हैं। अब यहाँ पे जो एल्मा थी उसे भी यहाँ पर काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे, तो यहाँ पे जो वूलन होती है वो यहाँ पे रायन, मिया और एल्मा का स्वागत करती है। जहाँ पर एक आदमी भी होता है जिसका नाम आइवान होता है, वो वहाँ का ओनर होता है और मैनेजर भी होता है और यहाँ पे वो सबका स्वागत करते हैं। और इसके बाद एल्मा मिया ने अपना कमरा देखा और यहाँ पर रायन एल्मा को उस केस के बारे में बताता है और ये बोलता है कि तीका नाम की लड़की जिसकी लाश कटी फटी मिली थी उसका कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई भी सुराग नहीं मिला, किसी की कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिली और कोई भी हथियार नहीं मिला जिससे उसको काटा गया हो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिसने भी ये सब किया, यानी कि ये सब जो केस था वो काफी लंबा चलने वाला था क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना था कि ये जो अपार्टमेंट है वो थोड़ा हॉन्टेड है। अब वो आगे बताता है कि ऐसे ही एक सेम केस 4 साल पहले भी हुआ था जहां पर इसी तरह से एक इंसान को खत्म कर दिया गया था जो कि इसी अपार्टमेंट का वर्कर था, लेकिन उसके बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं चला। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों ही खून इस अपार्टमेंट में हुए थे। अब जो पुलिस वाला था, जो पुलिस ने वूलन और आइवान के सारे स्टाफ का इंटरव्यू भी लिया था जो कि इस केस से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। खैर इसके बाद रायन अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और हमें पता चलता है कि एल्मा अभी रायन के बारे में इतनी श्योर नहीं है क्योंकि वह किसी भी चीज को लेकर इतनी जल्दबाजी नहीं करेगी, क्योंकि इसका रीजन ये था कि उसके जो पिता थे वो काफी पहले उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे और एल्मा नहीं चाहती थी कि ये सब भी उसके साथ हो। लेकिन यहाँ पे मिया बोलती है कि उनके पिता को उनको और बाकी सबको किसी और वजह से छोड़ा था। वो ये था कि उनके ऊपर किसी शक्ति का साया था जिसको ठीक करने के लिए उसकी माँ ने साइकिक और शैमन तक को भी बुलाया था। लेकिन असल में जो एल्मा थी वो ये सब बातें उसको बेकार लगती हैं और उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसके पिता के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये सब कर रही थी। अब दूसरी ओर हमें रायन को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जो कि इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी उसे मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आता है। दरअसल जो यूनी जो होती है वो तीका की मौत के बाद पागल सी हो गई थी, लेकिन आज वह कुछ ज्यादा ही पागलों जैसी हरकत कर रही थी, जिसके बाद रैन जल्दी से हॉस्पिटल जाता है जहां पर यूनी 4 डेज सनसेट कह रही थी, यानी कि 4 शाम, और वह उसे बार बार यही कहते जा रही थी। अब 4 डेज सनसेट का मतलब ये है कि 4 दिन के सनसेट के बाद उसकी मौत हो जाएगी, जैसे कि तीका के साथ हुआ था। अब दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उसी अपार्टमेंट में रहा करता है, लेकिन उसकी भी छत लीक हो रही थी और ये बात जाकर एल्मा को वो बताने लगता है। अब एल्मा को अपनी यूनिट के अंदर वो लेकर जाता है और उसने उसे वह लीक भी दिखाया था जो कि काफी ज्यादा हो रहा था, जिसके बाद वो उसको बोलता है कि ऐसे ही लीकेज उसके पास वाली यूनिट में भी हुई थी और उसने भी इस बारे में शिकायत करी और उसका नाम तीका था, लेकिन आज तक उसका अपार्टमेंट ठीक नहीं हुआ और वह उसे उसकी यूनिट में भी लेकर आ जाता है।
और यहाँ पर वो उसको ये बताता है कि यह वही लड़की है जिसकी लाश कटी फटी मिली थी। खैर अब ये आदमी उसको ये बोलता है कि वह एक हफ्ते के लिए अपने होम टाउन जा रहा है और जब तक वो यहाँ पर आए उसे ये सारी चीजें ठीक मिलनी चाहिए। अब सीधी बात है, यहाँ पे अल्मा ने काम शुरू कर दिया था क्योंकि यहाँ पर उसको 610 के फ्लोर के बारे में ज्यादा कुछ चीजें नहीं पता थी। उसे बस यही पता था कि यहाँ पर एक टीका नाम की लड़की की मौत हुई थी और 2-3 लोग यहाँ पे और मरे थे और वो यहाँ पर एक एम्प्लॉय थी और इसकी जिम्मेदारी थी कि वो इन सभी चीज़ों को ठीक करे। अब यहाँ पर होता क्या है कि वो एक वर्कर के पास जाती है, लेकिन जो वर्कर होता है वो उसे साफ मना कर देता है क्योंकि ऊपर जाने के लिए लिफ्ट बंद थी। तब एल्मा कहने लगती कि वह सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आदमी नहीं मानता है और कहता है कि जब तक टेक्नीशियन आएगा तभी वो लोग कुछ कर सकते हैं और इतना ही कहकर वो वहां से चला जाता है। यानी कि हर कोई छठे माले से नीचे जाने के लिए रेडी था, लेकिन छठे माले पर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अब एल्मा अपनी बहन के साथ खुद ऊपर जाकर ये सब सही करने का फैसला करती है, जैसे कि टीका ने यहाँ पे किया था। लेकिन यहाँ पे ये लोग कुछ दिन अगर रुक जाते तो शायद आगे की चीजें जो होने वाली हैं वो इनके साथ ना होती। लेकिन अब ये लोग ऊपर जा चुके हैं। अब ये लोग भी ऊपर जाते हैं, टूल्स लेकर जाते हैं और छठे फ्लोर का जो लॉक होते हैं वो उसे तोड़ते हैं और 610 फ्लैट नंबर पे चले जाते हैं, जहां पर उन्हें सेम आवाज आती है, मतलब कि वही स्पिरिट आती है, उन्हें अंदर बुलाती है और फिर वो लोगों से बाथरूम में देखते हैं और फिर वो उन लोगों को 4 डेज सनसेट यानी कि 4 शाम वही चीजें बार बार उसे कहती है। अब ये सुनकर वो जो दोनों लड़कियां थी यानी कि मिया और उसकी बहन एल्मा, ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है और भागते भागते अपने रहने वाले अपार्टमेंट में आ गई थी। और मिया उसे ये बात कल वूलन और रैन को बताने के लिए कहती है। अब अगले दिन जब एल्मा काम कर रही थी तभी उसके हाथों में पिन का बक्सा गिर गया और ये जो पिन का बक्सा होता है वो एक आकार में जम जाता है, मतलब कि आज उनका पहला दिन शुरू हो चुका था और इसके पास खाली 4 शाम ही बची थी। खैर काम करके आज वो जब अपने अपार्टमेंट में आई जहाँ पर वो एक बच्ची को अपने अपार्टमेंट में देखती है और वो उसको आवाज लगाने लगती है, लेकिन वो बच्ची उसके बेडरूम में चली जाती है। जिसके बाद वो बेडरूम का दरवाजा खोलती है जहाँ पर उसे वही माँ बेटी की स्पिरिट मिलती है और वो माँ बेटी के बालों को कंघी कर रही थी और माँ एल्मा से पूछने लगती है कि उसकी बेटी के बाल कैसे, जिस पर एल्मा कहती है कि काफी अच्छे हैं। और यहाँ पर वो माँ तभी अपनी बेटी की गर्दन तोड़ देती है और एल्मा ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। और यहाँ पर जो स्पिरिट होती है वो उससे एल्मा से कहती है कि वो भी ऐसे ही उसके टुकड़े कर देगी। अब इससे वो भागती है और सीधे रायन से टकरा जाती है। तभी रायन उसको संभालता है और एल्मा उसको कहती है कि यहाँ पे उसने जो मिस के हैं उसने उसे 4 डेज सनसेट कहा है। अब ये सुनकर रैन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और खैर अब ये बात पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है और कई सारे लोग अपार्टमेंट से बाहर निकल गए थे क्योंकि सबको अपने जान की परवाह है। अब इसी बीच वहाँ वूलन और आइवान आते हैं जो कि उन लोगों को देख लेते हैं और वो लोग उससे कहते हैं कि यह अपार्टमेंट हॉन्टेड है। और तब आइवान होता है वो उनको शांत करता है। जिसके बाद वूलन और आइवान रैन और एल्मा से बात करने लगते हैं। रैन उन दोनों से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर वो दोनों उसे कुछ भी बताने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन रैन को लग रहा था कि ये सब जो हो रहा है जरूर इनका कनेक्शन पिछले खूनों से जरूर रहा होगा। रैन कहता है कि अगर वो उसे कुछ नहीं बताएंगे तो वो उनके खिलाफ एक्शन लेगा। ये सुनकर वूलन और आइवान उसे असली बात बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि छठा फ्लोर हॉन्टेड है और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि दरअसल 4 साल पहले छठे फ्लोर के 610 नंबर रूम नंबर में एक माँ बेटी साथ रहा करती थी। लेकिन जब रास्ते में जब वो जा रही थी तब उनका कार से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो खत्म हो गई थी। लेकिन उनके खत्म होने के बाद ये चीजें काफी ज्यादा डरावनी हो गई थी, यानी कि जो उनकी आत्मा थी वो उनके घर के अंदर ही फंस गई थी। लेकिन यहाँ पे बात यह आती है कि उनका एक्सीडेंट रोड पे हुआ था तो इनकी आत्मा उसी रूम नंबर में कैसे फंस सकती है। अब यहाँ पे ये चीज कैसे हुई वो हमें आगे कहानी में पता चलेगी। अब इसके बाद वूलन बताते कि तब वहां पर उसके बाद एक आदमी आया था जो कि वहां पर साफ सफाई करने के लिए गया था। लेकिन वहां जाकर उसे कुछ आवाज आती है जिसने उसे अंदर बाथरूम में बुलाया और वह उसने पहली बार उस माँ बेटी की स्पिरिट को देखा था, जिसने उसको कहा कि 4 शामें और जो भी उस अपार्टमेंट के अंदर जाता है वह चौथे दिन के सनसेट के बाद खत्म हो जाता है। और यही चीज उस सफाई वाले के साथ भी हुई थी, यानी कि 4 साल पहले जो हुआ था जब वह चौथे दिन अपने घर गया था तब उसे बाथ टब के अंदर उन्हीं माँ बेटी की स्पिरिट मिली जिसने उसके 2 टुकड़े कर दिए। जिसके बाद वूलन और आइवान एक साइकिक को बुलाते हैं जिसने कि छठे फ्लोर को आकर चेक करने की कोशिश करी, जहां पर उसने बताया कि जो स्पिरिट यहाँ पर है वह काफी शक्तिशाली है। और यह बात पता चलते ही वूलन और आइवान ने उस छठे फ्लोर को ही सील करवा दिया, जिस
जिस वजह से सब कुछ सही चल रहा था। उनकी कहानी सुनकर रायन को विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वो खुद जाकर देखना चाहता है। और इसी बीच एल्मा अपनी बहन को डांस क्लास से पिक करने के लिए निकल गई थी। अब जब एल्मा के जाने के बाद रायन, वुलन और आइवान के साथ वो ऊपर जाता है, जहां पर रायन अकेला ही 610 फ्लैट के अंदर जाता है और जहां उसे एक स्पिरिट की आवाज आती है जो कि अपना नाम मिस के बताती है और उसे अंदर बुलाती है। जब रायन दरवाजा खोलता है तब उसे भी शॉकिंगली वो दोनों स्पिरिट दिखाई देती हैं जो कि उससे कहती हैं कि 4 शाम। अब ये देखकर और सुनकर रायन बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो उनके ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन वो दोनों तभी वहीं से गायब हो जाती हैं, जिसको देखकर रायन बहुत ही ज्यादा डर गया था। रायन को यहाँ पर डरा हुआ देखकर वुलन और आइवान भी डर चुके थे। अब दूसरी ओर हम मिया को देखते हैं जो कि डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसका जो मिरर था वो जो उसका रिफ्लेक्शन था वो सही नहीं था, वो उसके साथ नहीं चल रहा था। और ये देखकर मिया काफी डर जाती है और ये चीज कंफर्म करने के लिए वह मिरर की तरफ देखकर ही डांस करने लगती है। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी मिया का रिफ्लेक्शन उसको घूरने लगता है और वहीं उसी के सामने डांस करने लगता है, जिसको देखकर मिया डर जाती है और उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वह उसे अपना पैर ट्विस्ट उसने रिफ्लेक्शन ने कर दिया था, जिसके बाद मिया भी गिर जाती। अब तभी वहीं पर माँ बेटी की स्पिरिट जो होती है वो मिरर के अंदर दिखने लगती है और वो स्पिरिट मिरर से बाहर आ जाती है। अब इस चीज को देखकर मिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी आवाज सुनकर एल्मा और मिया के टीचर मिस रिनी वहां पर आती हैं। अब यहाँ पर मिस रिनी जो होती है वह इस चीज को भांप लेती हैं और इसीलिए वो एल्मा और मिया को कहते हैं कि उनको कोई फॉलो कर रहा है, वो एक बच्ची और लेडी की स्पिरिट। अब ये सुनकर वो दोनों समझ गए थे कि वही स्पिरिट है जो कि उन्हें 610 में दिखाई दी थी। अब यहाँ पर मिस रिनी उनके एक साइकी के बारे में बताती हैं जिसका नाम था मिस्टर सुकुमो। अब वो उसे उनका एड्रेस देती हैं। दूसरी ओर रायन, वुलन और आइवान ने उस माँ बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला था, लेकिन इन दोनों के पास कोई भी जानकारी नहीं थी, जो कि काफी वियर्ड था। अब वो ये बताते हैं कि उनका बस उनको नाम पता था, माँ का नाम नूरी था और बेटी का नाम नित्या था। अब यहाँ पे जो नूरी थे वो असल में पूर्वोकर जाने का डिसाइड की थी, लेकिन जाते ही वक्त उन दोनों माँ बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ पर रायन जो होता है वो एल्मा को बताता है कि यह सब छठे फ्लोर पर गया था, जिसका मतलब रायन के पास अब खाली 4 शामें बची हुई है। खैर इसके बाद इन माँ बेटे के बारे में वो और भी ज्यादा जानना चाहता था, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन में चला जाता है। उसके जाने के बाद जो एल्मा, वुलन और आइवान को बताती है कि यहाँ पर मिस्टर सुकुमो आएंगे जो कि एक साइकिक है। तभी दूसरी ओर रायन सारे एक्सीडेंट के रिकॉर्ड्स निकालने को कहता है जो कि पूर्वोकर में इन 4 सालों में हुए। अभी सीन चेंज होता है जहाँ पर मिस्टर सुकुमो अपार्टमेंट के अंदर आ गए थे जब सुकुमो छठे फ्लोर पे जाते हैं और उस स्पिरिट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं होता क्योंकि वो काफी शक्तिशाली होती हैं और ना ही यहाँ पे कोई एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म हो सकता है। दरअसल उन्हें ये सब ठीक करने के लिए उन घोस्ट की प्रॉब्लम्स को ठीक करना होगा। उनके साथ पास्ट में जरूर कुछ गलत हुआ था, यानी कि कुछ न कुछ दिक्कत तो जरूर थी। अब अगले दिन एल्मा अपने ऑफिस में थी तभी उसे मिया का कॉल आता है जो कि उसको ये कह रही थी कि वह पूल पर आ जाए। अब ये सुनकर एल्मा पूल पर जाने लगती है, लेकिन तभी रायन, वुलन और आइवान के पास और कुछ पूछताछ करने के लिए आया हुआ था। खैर अब पूल पर जाकर एल्मा को कोई नहीं मिलता और इसीलिए वह मिया को फिर से कॉल करके पूछती है कि उसने उसे पूल पर क्यों बुलाया, लेकिन यहाँ पे मिया कहती कि उसने ऐसा कोई कॉल नहीं किया। जिसके बाद उसकी नजर पूल पे जाती है जहाँ पर फ्लावर की पत्तियों से 2 लिखा हुआ था, यानी कि 2 शामें हो चुकी हैं। अब तभी एल्मा को पानी के अंदर कोई खींच लेता है और ये वही स्पिरिट थी जो कि उसे डुबाना चाहती थी और वो उसे अंदर ही अंदर अनकॉन्शियस कर देती, यानी कि वो बेहोश हो गई थी। अब इसी बीच वहां पर मिया आ जाती है जो कि अपनी बहन को ढूंढने लगती है और जब वो उसे डूबते हुए देखती है तो वो भी उसकी बहन स्विमिंग पूल से बाहर आती है जिसने एक अजीब सा मास्क पहना होता है। ये मास्क अक्सर डांस करते वक्त पहना जाता है, मतलब कि ये यहाँ पर ट्रेडिशनल मास्क था और डांस भी था। और ये जो एल्मा थी वो डांस करने लगती है और डांस करते करते उसने मिया को पूल में ही धक्का दे दिया, जिसके बाद वो उसको डुबाने लगती है। मतलब कि ये जो रियल थी वो एल्मा नहीं थी, हो सकता है कि वो पोजेस हो गई हो। अब यहाँ पर 2 लड़कियां आती हैं और यहाँ पर वो आगे चल के मदद को बुलाती हैं, जहाँ पर इन दोनों को यहाँ से निकाला जाता है। और अब ये सारी चीज देखकर वुलन, आइवान और रायन
काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि ये दोनों सुरक्षित रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मास्क था उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर था। और यहाँ मिया के डांस क्लास के अंदर ही ऐसे मास्क लगे हुए थे और इसीलिए वह मिस रीनी के पास जाते हैं, यानी कि उस मास्क के बारे में पूछने के लिए, जहाँ पर मिस रीनी ने बताया कि ये मास्क असल में देवी सैकार्ता जी का है, जो कि कैदरी की प्रिंसेस थी और उनका वाइट फेस उनकी कोमलता, प्योरिटी और उनके अच्छे दिल को दर्शाता है। अब वह उन लोगों से ये कहते हैं कि अगर उन्हें इस मास्क के बारे में और जानना है तो वहां जाकर मिस्टर सुजैंग से संपर्क कर सकते हैं, जो कि ये मास्क बनाते हैं। उन लोगों को ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन मिस्टर सुजैंग का घर काफी दूर था और इसीलिए वहां पर सिर्फ एल्मा और रायन जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके पास वक्त काफी कम था। अब काफी देर चलने के बाद, लंबा सफर तय करने के बाद वो फाइनली मिस्टर सुजैंग से मिलते हैं। अब खैर वह मिस्टर सुजैंग से इस मास्क के बारे में पूछते हैं तो वो ये बताते हैं कि उन्हें ऐसा मास्क एक ही लोगों ने बनवाया था और वह भी किसी के स्पेशल रिक्वेस्ट पर, और उसका नाम था मिस कुसुमा देवी। और यहाँ की वो सबसे अमीर और काफी रिस्पेक्टफुल वुमेन होती है और वो एक डांसर है। यहाँ पर मिस्टर सुजैंग उन्हें उनसे मिलवाने के लिए ले जाते हैं और वो कुसुमा देवी की मेड को ये कहते हैं कि उनसे ये कहा जाए कि वो जंकांते के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन कुसुमा इस बारे में बात करने से मना कर देती है। तब एल्मा पूछती है कि ये कांति मतलब जंकांती कौन है, जिस पर वो मेड बताती है कि जंकांती कुसुमा देवी की इकलौती बेटी थी, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत और एक्सपर्ट डांसर थी और कुसुमा ने ये मास्क अपनी बेटी के लिए खास तरह से बनवाया था। जब जंकांती ने उस मास्क को पहनकर डांस किया तो काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन एक दिन कुसुमा देवी को जंकांती के अफेयर के बारे में पता चलता है और उससे वो ये पता चलता है कि जंकांती है, उसके पेट में उसी आदमी का बच्चा पल रहा है। अब कुसुमा देवी ने जंकांती को ये अबॉर्शन करने के लिए बोला भी था, लेकिन जो जंकांती थी उसने ये नहीं किया क्योंकि वह उस आदमी से प्यार करती थी। ये सुनकर कुसुमा को इतना ज्यादा गुस्सा है कि उसने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया और उस दिन के बाद से वह कभी उनको नहीं दिखी, जिसके बाद कुसुमा देवी के लिए जंकांती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। और कुसुमा ने जंकांती के सारे फोटोज तक जला दी थी, लेकिन अभी भी उसके पास कुछ फोटोज थी। अब यहाँ पर उनकी मेड जो होती है वो उसके बाकी बचे सामान को, यानी कि जंकांती के सामान को वो दिखाती है, जहाँ पर उसके कपड़े और वो मास्क भी था। अब यहाँ पर ये दोनों उस मास्क को लेकर वहां से जाने लगते हैं। अब रास्ते में जब वो लोग कार से अपने जा रहे होते कि तभी उनका एक ट्रक पीछा कर रहा था, जिसको देखकर रैन तेजी से कार चलाने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका हादसा हो जाता है, यानी कि एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद एल्मा को होश आ जाता है और वो देखती है कि रैन खत्म हो चुका है और वो रोने लगती है और बाहर जाती है कि तभी वो स्पिरिट डांस वाली ड्रेस पहनकर और मास्क पहनकर उसके पास आती है और वह अपने कपड़े से उसके हाथ को उखाड़ देती है और फिर उसका सर भी उखाड़ लेती है। लेकिन असल में ये सब एक बुरा सपना था। दरअसल उसे और रैन को एक डॉक्टर ने बचा लिया था, जो कि गांव के एक लोकल डॉक्टर थे। अब वो उठती है तो उसे दीवार पर 3 लिखा हुआ दिखाई देता है, मतलब ये थे कि उनकी 3 शामें अब बीत चुकी थी और उनके पास बस एक शाम और बची थी। खैर वो दोनों उस डॉक्टर से अपना बैग मांगते हैं और वह मास्क उसके अंदर ही था। जब उन्हें जल्दी से जल्दी सुरबाया पहुंचना था, लेकिन उनकी कार जो थी वो खराब हो चुकी। तभी एक आदमी वहां पर आता है जो कि कुछ सामान सुरबाया ले जा रहा था, जिसके बाद वो दोनों भी उसके साथ वहां से जाने के लिए निकल जाते। अब सुरबाया में आकर वो लोग मिस्टर सुकमो से मिलते हैं। मिस्टर सुकमो उस मास्क के जरिए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। इसी बीच वो मास्क को अपने ऊपर लगाते हैं, जिससे उन्हें सब कुछ तो नहीं लेकिन काफी कुछ पता चलता है, जैसे कि उन जो माँ बेटी थी उनका असल में जो नाम था वो किरानी था। यहाँ पे जो आइवान था उसने झूठ कहा था और साथ ही साथ वुलन ने भी, और यहाँ पर उन दोनों माँ बेटी को उनकी ही यूनिट में खत्म किया गया था और उनके टुकड़े किए गए थे, मतलब उनका कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर वह उन कल्प्रिट्स की शक्ल नहीं देख पाते जिन्होंने ऐसा किया। अब सुकमो कहता है कि वह जंकांती ने बस एक शब्द बोला था और वो ये था मास्क, और इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं मिला। यह जानने के बाद वो लोग उस अपार्टमेंट में जाते हैं। वहां जाकर वो वुलन और आइवान से फिर बात करते हैं। अब एल्मा उनसे मिया के बारे में पूछती है, जिस पर वो ये बताते कि मिया तो अपने रूम में सेफ है। अब इसी बीच रैना अपने डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को जंकांती की इंफॉर्मेशन देकर
उसके बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है। खैर यहाँ सुकमो को विश्वास था कि चंकांति और किरानी की लाश अभी भी यूनिट 610 के अंदर कहीं छुपी हुई होगी और पहले उन्हें उनकी लाशों को ढूंढना होगा, जिसके बाद में वुलन, आइवान, आल्मा, रायन और सुकमो उनकी लाश ढूंढने के लिए जाने लगते। वो लोग दो भागों में बट गए थे, एक के अंदर आल्मा और रायन थे और दूसरे के अंदर सुकमो, वुलन और आइवान थे। अब इसी बीच उन्हें सुकमो की आवाज आती है तो रायन जल्दी से सुमो को देखने जाती है जो कि एक बाथ टब में बेहोश पड़ा हुआ था। अब वह कुछ समझ पाते कि पहले ही कोई उसे मार कर बेहोश कर देता और फिर वहां पर एल्मा आती है और तभी एल्मा के पीछे पीछे आइवान और वुलन भी आ गए थे। यहाँ पर आइवान उसे मार कर बेहोश कर देता है और वह कहने लगता है कि वह अपार्टमेंट की रेपुटेशन खराब करने नहीं देंगे। अगले दिन उन लोगों को होश आता है और आज था चौथा दिन, यानी चौथी शाम थी, मतलब कि आज ही उनके पास आखिरी दिन बचा हुआ था। खैर यहाँ रायन किसी तरह से अपने आप को आजाद करता है, जिसके बाद वह एल्मा को भी आजाद करता है, लेकिन इसी बीच उन्हें कुछ आवाज आती है और वो आवाज मिया की थी और वो मिया को भी आजाद कर लेते। दरअसल मिया को वुलन ने यहाँ पर पहले ही बांध कर रखा हुआ था। रैन समझ जाता है कि ये सब दोनों से ही जुड़ा हुआ है और जिस ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ था वह भी आइवान ने ही करवाया था ताकि ये लोग सुरबाया ना पहुंच सके। खैर वो लोग आते हैं सुकमो को आजाद करने की, जिसकी हालत काफी खराब थी और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अब ये लोग उसे मास्क देकर दोबारा कोशिश करने के लिए कहते हैं और यहाँ सुकमो उस मास्क को दोबारा पहनता है, जिसके बाद सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में हुआ क्या था। अब यहाँ हमें मूवी की असली सच्चाई के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर होता ये है कि यहाँ पे जो मिस के यानी कि मिस चंकांति थी उनका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि आइवान ही था और यहाँ पे वो आइवान को मास्क कह के बुलाया करती थी और यहाँ पे जो आइवान था वो धीरे धीरे जैसे जैसे अमीर होता चला गया और आइवान ने अमीर होते होते ही चंकांति को छोटी छोटी बातों पर मारना शुरू कर दिया और एक दिन जो चंकांति थी उसने आइवान को वुलन के साथ चीट करते पकड़ लिया, यानी कि वुलन यहाँ पर बहुत गंदी लेडी थी और इससे वह काफी ज्यादा दुखी हुई तो वो आइवान से लड़ने लगी, लेकिन आइवान उल्टा ही उसको पीटने लगा। ये देखकर उनकी जो बच्ची की रानी थी वो आइवान को देखती है, जिसके बाद आइवान उसको भी मारने लगता है और इतनी जोर से वो मार देता है कि वो वहीं पर मर जाती है और इसके बाद उसने अपनी बीवी को भी खत्म करने का ठान लिया और वो उनको खत्म करने वाला ही था कि लेकिन उससे पहले उसने उनको 4 शामों का श्राप दिया, इसीलिए जो कोई भी उनके स्पिरिट को देखता है वो चौथे दिन की शाम को खत्म हो जाया करता है और यही उनका कर्ज था। खैर उनको खत्म करने के बाद आइवान ने उनकी लाश के टुकड़े कर दिए और उनको बोरे में डालकर इसी यूनिट में कहीं छिपा दिया और ये बात अब ये समझ में आ गई होगी कि चौथी शाम के बाद सबके टुकड़े क्यों होया करते थे। खैर ये सब बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सुकमो बताते हैं कि आइवान ने इनकी लाश को यहीं कहीं छुपाया है। अब इतना बताकर वो खत्म हो जाता है और अब ये लोग छठे फ्लोर से बाहर निकलते हैं कि तभी दूसरी ओर हम चंद्रा को देखते हैं जो कि ऑफिसर था, रायन का साथी, जो कि रायन को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया था और अब उसको भी पता चल जाता है कि चंकांति के साथ क्या हुआ था और जो चंकांति का हस्बैंड था वो कोई और नहीं बल्कि आइवान था। जिसके बाद चंद्रा आइवान के अपार्टमेंट में जाने लगता है। इधर दूसरी ओर आइवान उन लोगों को भागते हुए देख लेता है और वो एक पिस्टल लेकर उनका पीछा करता है और उनके साथ ही वुलन भी दूसरी तरफ रायन और एल्मा और मिया भाग रहे थे कि तभी वुलन आइवान उनके सामने आ जाती है और यहाँ पर ये लोग लड़ने लगते कि इसी बीच आइवान ने रायन को कंधे पर शूट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद रायन ने उसे रोकने लगता है, लेकिन मिया और एल्मा के पीछे वुलन पड़ी हुई थी और वह वुलन से लड़ते हैं। तभी दूसरी ओर आइवान और रायन में लड़ाई चल रही होती है और रायन आइवान को नॉक कर देता है कि तभी चंद्रा वहां पर आकर रायन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आइवान अभी बेहोश में था और इसीलिए वह चंद्रा को शूट करके छत से मार देता है। उनको काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसीलिए वो आइवान को मार देता है। अब दूसरी ओर मिया और एल्मा वुलन से लड़ते हुए स्ट्रगल कर रहे थे, जिससे मिया के पैर में चाकू लग जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो वुलन को हैंडल करते हैं। उसके बाद मिया, एल्मा और रायन यूनाइट होते हैं। अब उनके पास बहुत कम समय बचा हुआ था और वो लोग उन दोनों माँ बेटी की लाश को ढूंढने लगते जहाँ पर सुकमो ने उनको बताया था। अब उन लोगों को ये दीवार मिल जाती है और वो उस दीवार को तोड़ने लगते कि तभी शाम हो गई थी, मतलब कि सनसेट हो चुका था, इसीलिए वह दोनों माँ बेटी की स्पिरिट वहां पर आ जाती है और वह सबसे पहले मिया को अपनी तरफ खींचकर उसके टुकड़े करने की कोशिश करने लगते, लेकिन रायन और एल्मा जल्दी ही उनकी लाश को ढूंढ लेते, जिसको देखकर ये दोनों ही स्पिरिट शांत हो गई थी
और वह एक पल के लिए अपने असली रूप में आ जाते हैं और आलमा और रैन ये सब देखकर खुश होते और वो भी इन दोनों को देखकर स्माइल करती, यानी कि अब ये खुश थी। और यहीं के साथ यहाँ पे जो गुत्थी थी वो अब सुलझा दी गई थी, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। अब दूसरी ओर हम वुलन को देखते हैं जो कि आइवान के पास आकर उसको उठाने लगती है और यहाँ पर आइवान जिंदा था, लेकिन तभी वुलन की स्पिरिट उसको उठाकर उसकी गर्दन उखाड़ देती है, जो कि बिल्कुल अच्छा हुआ। अब जिसके बाद आइमान के भी वो टुकड़े करने लगती है और यहाँ पर फाइनली ये जो दोनों थे वो खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पर इसके बाद पुलिस टीम आकर वहाँ आकर सारी बॉडीज को उठाती है, साथ ही साथ उन्हें चंकांती और किराने की भी बॉडीज मिल चुकी थी। अब यहाँ पर ये लोग उन दोनों का अच्छे से यानी प्रॉपर से फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ पर हम मिया, रैन और आलमा को उनकी ग्रेव पर देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मिस रैनी भी थी जो कि कहती है कि उसने सुकुमो की स्पिरिट को भी भाप लिया है और वह खत्म होने के बाद भी खुश है, मतलब कि उसके अच्छे कर्मों की वजह से अब वो शांति में था। साथ ही साथ उसने उनके साथ एक और आत्मा को भी भापा था जो कि मिया और आलमा के पिता थे, शायद से वह भी उनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे और वह आत्मा भी अब काफी ज्यादा खुश है, यानी कि और आलमा को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद हम आलमा और रैन को साथ देखते हैं जो कि अब बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, यानी कि अब आलमा उसके लिए श्योर थी। अब मिया और आलमा तो इस अपार्टमेंट से निकल जाते हैं, लेकिन हम कांति और किराने की स्पिरिट को देखते हैं जो कि बालकनी से उनको देख रही थी। जिसके बाद यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है।